हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं पैसेज में आज हम दो पैसेज देखेंगे। ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड किया था ताकि आप सॉल्व कर सको। जिसने भी सॉल्व किया है उसके लिए वेल एंड गुड, और जिसने नहीं किया है वो अपने तरीके से भी कर रहे होंगे शायद। बट सीसैट का जो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस है उसको डेली करना चाहिए, तभी हम अच्छे से मतलब एक्यूरेसी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि सीसैट में तीन फैक्टर पड़ते हैं, जैसे किसी एक कॉम्प्रिहेंशन वाला, दूसरा है मैथ वाला, तीसरा है रीजनिंग वाला। तो कभी कभी होता है, ऐसे होता है ना, मतलब कभी कभी नहीं, बहुत सारे लोगों का इस तरह से होता है कि मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, 10 के बाद उन्होंने कभी मैथ को देखा ही नहीं होता है। तो इस तरह से होता है। लेकिन देखो, देखा नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैथ को बिल्कुल भी जानते नहीं हैं। जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगते हैं, इजी लगते हैं, उतना तो हमको मैथ का प्रैक्टिस के साथ अच्छे से करना चाहिए। और दूसरी बात मैंने हमेशा ये बोली है कि रीजनिंग को इतना इजी होता है कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। और कॉम्प्रिहेंशन तो करना ही करना चाहिए डेली, क्योंकि देखो 25 एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, और बाकी के रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन तो रीजनिंग से आते हैं, कभी कभी 10 और 15 तक भी आ जाते हैं। तो आराम से आप इन दोनों का भी अगर मतलब आपकी एक्यूरेसी अगर कॉम्प्रिहेंशन की अच्छी है तो आप आराम से सीसैट को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है या गलत होते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, तो आपको मतलब मैथ को भी सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। और मैं सबके लिए यही कहूँगी कि तीनों को भी आपको अच्छे से करना चाहिए। आजकल पता नहीं है सीसैट टफ होते जा रहा है, क्योंकि क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लीजिए, मैथ की भी प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करिए, और कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करते रहिए अपने हिसाब से, मतलब कौन से टॉपिक आपको आसान लगते हैं या नहीं है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं कि अभी भी ऐसे कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, या डिटेल एक्सप्लेनेशन दो, या फिर इसके मतलब जो एक्सप्लेनेशन होता है क्वेश्चन का वो दो। तो देखो, मैं बिल्कुल यहाँ पे आसान तरीके से ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ, या कर सकती हूँ मैं इसको। अभी तो फ़िलहाल मैं जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है आंसर का, वो रिटर्न आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मैं खुद भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने अपनी तरह से जितना मुझे मतलब हेल्पफुल हुआ, उसी तरह से मैं भी आपको बता रही हूँ। मतलब मेरे भी क्वेश्चन गलत होते थे शुरुआत में, तो मैंने प्रैक्टिस के साथ ही अच्छा किया है। तो इसीलिए मैंने जो लॉजिक अप्लाया यहाँ पे अप्लाई किया है, वही सेम आपको भी बता रही हूँ। पता नहीं आज क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो पैसेज फर्स्ट देखेंगे और पैसेज सेकंड देखेंगे, दो है, और उसके ऊपर के क्वेश्चन देखेंगे। एक जो है वो अजम्पशन वाला है, और दूसरा जो है मोस्ट क्रूशियल एंड लॉजिकल इन्फ्रेंस है, तो उसका भी देखेंगे। तो जो अजम्पशन में मैंने हमेशा यही बोला है कि अजम्पशन ऐसे होता है कि डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है उसमें। मतलब यहाँ पे है अजम्पशन, यहाँ क्वेश्चन पे ये अजम्पशन है, इसमें से कौन सा वैलिड अजम्पशन है वो ढूंढना होता है। अजम्पशन मतलब कुछ ना कुछ पहले ग्रहित धर के ही उन्होंने वो जो पैसेज लिखा होता है, मतलब पैसेज जो होता है वो लिखा होता है। तो इसीलिए मतलब ये अज्यूम करके ऐसे हम समझ सकते हैं ना, मतलब ग्रहित धर के ऐसे लिखा है, तो इसीलिए जो भी अज्यूम करके लिखा होगा वो यहाँ पे पॉइंट में दिया होगा, तो उसको ही हमें ढूंढना होता है पैसेज पढ़ के, ठीक है। इतना इजी होता है, बिल्कुल मतलब टफ नहीं है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना, पैसेज पढ़ोगे फिर उसके बाद सोचोगे समझोगे, तभी तो आपको आंसर निकालने में आसानी होगी। जैसे कि पैसेज देखो, यहाँ पे देखो पैसेज है, और यहाँ पे देखो क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट दिया है, सेकंड पॉइंट दिया है, थर्ड पॉइंट दिया है। पहले इसमें बोला है इन्होंने, क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना चाहिए क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की है या डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की है। यहाँ पे भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, या यहाँ पे ये जो निगेटिव दिया है नॉट, क्या यहाँ पे गलत हो सकता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। जब हम पैसेज पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। तो पॉसिबिलिटी है, फिर एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे। अगर सपोज ये हमारा ऑप्शन गलत है, तो इसमें से ये तो चला जाएगा, डी भी चला जाएगा, बचेगा कौन? 3 तो सही है, तो सिर्फ 2 पे बचेगा।
तो अगर 2 गलत है तो हमारा आंसर सीधा सीधा 3 आ जाएगा, यहाँ पे बी आंसर आएगा। अगर 2 सही है तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। इस तरह से हमें एलिमिनेशन टेक्निक लगा के सॉल्व करना है। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये कहा है एक्सट्रीम लेवल जो होता है क्वेश्चन का, मतलब जो ऑप्शन दे रखा होता है, क्या ये एक्सट्रीम है, क्या ये बिल्कुल ही ऐसे लगता है ना, क्या ये बकवास क्वेश्चन, मतलब ये बकवास पॉइंट दे रखा है, इस तरह से अगर लगता हो ना, तो अगर उस पे डाउट आता होगा ना, तो आप पैसेज पढ़ते टाइम पे वो नोटिस कर लेना, तभी आपका आंसर अच्छे से आएगा। ठीक है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बोला है, क्लाइमेट चेंज इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू। इन्होंने बोला है कि क्लाइमेट चेंज जो है एक कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू है। अगर देखते हैं कि पैसेज में डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कहा है क्या, तो ये भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इशू पे हमें नोटिस करना है, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है या गलत हो सकता है। आल्सो अ डेवलपमेंट इशू फॉर मेनी कंट्रीज़, ये मेनी कंट्रीज़ की भी बात की है या नहीं की है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वैलिड या इनवैलिड डिसाइड होगा। ठीक है। थर्ड है वेज एंड मीन्स, मतलब रास्ते जो होते हैं of finance must be found to enable developing countries to enhance their adaptive capacity। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि यह सही है या नहीं सही है। अगर ये गलत हो जाता है तो हमारा सीधा ऑप्शन ये आ जाता है 3, अगर गलत है तो इस तरह से हमें देखना होता है। पहले तो हमें 3 देखना पड़ेगा, फिर या तो फिर 1 देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है। बहुत छोटा पैसेज है, और दूसरी बात ये है कि पैसेज में हमें लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, मतलब यूपीएससी की जो लैंग्वेज होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला है कि ऑल एक्शंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली इन्वॉल्व कॉस्ट। ये बोल रहा है कि अगर हम सारे ही जो भी क्लाइमेट चेंज से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एड्रेस करते हैं या एक्शन लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके लिए कॉस्ट लगेगा, ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है। सेकंड में कह रहे हैं फंडिंग इज़ वाइटल इन ऑर्डर फॉर कंट्रीज़ की बात करें लाइक इंडिया टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये बोल रहा है कि जो फंडिंग होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कंट्रीज़ के लिए, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए, वो अपना प्लान डिज़ाइन कर सके, फिर उसको एडेप्टेशन मिटिगेशन प्लान्स और प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास पैसा ज़रूरी होना चाहिए। इस तरह से ये कह रहे हैं सेकंड वाला। तो देखो हमारी, मैंने बोला था ना, ये मेनी कंट्रीज़ की बात तो हो रही है क्योंकि ये कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। कंट्री अगर होता तो ये कंट्री होती है, कंट्रीज़ की बात मतलब मेनी कंट्रीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे इंडिया जैसा है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात हो रही है। ठीक है। इंडिया डेवलपिंग है ना, यहाँ पे अज्यूम करके बोला है इन्होंने। द प्रॉब्लम इज़ मोर सीवर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, यहाँ तो सीधा उन्होंने यूज़ भी किया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़। द प्रॉब्लम इज़ मोर सीवर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, मतलब डेवलपिंग जो कंट्री होती है इंडिया जैसी, उनके लिए ये प्रॉब्लम सीवर है, मोर सीवर है, मतलब ज़्यादा ही तीव्र है, इस तरह से कह रहे हैं। विच वुड बी वन ऑफ द हार्डेस्ट हिट बाय क्लाइमेट चेंज गिवन इट्स नीड टू फाइनेंस डेवलपमेंट। तो ये बोल रहे कि इसके लिए ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट कंट्रीज डू इंडीड ट्रीट क्लाइमेट चेंज। Most countries do indeed treat climate change as a real threat and are striving to address it in a more comprehensive and integrated manner with the limited resources at their disposal। तो ये बोल रहे कि मोस्ट कंट्रीज, मतलब बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें से मोस्ट सारी कंट्रीज ऐसे ट्रीट करती है क्लाइमेट चेंज को जैसे कि एक रियल थ्रेट हो, ऐसे ये बोल रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो पूरे पैसेज में यही बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज से ही बात है। और ये बोल रहे हैं कि जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, इनके लिए जो मिटिगेशन, एडेप्टेशन और अदर प्रोजेक्ट होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। मतलब फंडिंग इज़ अ वाइटल इन ऑर्डर फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट। तो ये बोल रहे हैं। और ये कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसमें से ऐसे ट्रीट करती है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थ्रेट, और उसको एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मैनर से वो एक लिमिटेड रिसोर्स जो होते हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से बोल रही हैं। ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ और कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है। तो फिर भी हमें यहाँ पे जो मेन मुद्दा है उसको समझना है। अगर आप हिंदी में पढ़ते हो ना इसको, तो उसको तो समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है और वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं होता है। तो जिनका भी इंग्लिश मीडियम है वो ट्राई करे कि वो इंग्लिश में ही पढ़े। ठीक है। तो यहाँ पे अज्यूम करके क्या लिखा गया होगा, आपको क्या लगता है क्या लिखा गया होगा? ये जो पूरा पैसेज लिखने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, अजम्पशन क्या हो सकता है? क्या ये है कि ऑप्शन ये देखा जाए कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़? ऐसी बात बिल्कुल नहीं कही है इन्होंने, बस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके कंसर्न्स बताए हैं। बिल्कुल ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात नहीं की है। तो हमारा यहाँ पे वैलिड हो सकता है या नहीं हो सकता ये आप देख लेना, आप भी सोच सकते हो। और जब भी कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है, जितना पैसेज में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। पूरे पैसेज में डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात हुई है, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की। तो इसीलिए यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात बिल्कुल नहीं की है और ये ऊपर से निगेटिव भी है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाता है। कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात बिल्कुल नहीं की है पूरे पैसेज में, तो इसलिए ये हमारा गलत बन जाता है। अगर ये वन गलत बन जाता है, मैंने आपको बोला भी था, अगर हमारा वन ऑप्शन गलत बन जाता है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचे कौन? इसका मतलब है थर्ड हमारा करेक्ट है और सेकंड जो है उसमें हमें देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्ड तो हमारा करेक्ट ही बन जाता है। सेकंड में देखते हैं, क्लाइमेट चेंज इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू एंड आल्सो अ डेवलपमेंट इशू फॉर मेनी कंट्रीज़। मैंने बोला था ये फॉर मेनी कंट्रीज़ की बात कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज़ का एक कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इश्यूज़ है। पॉलिसी क्या होती है? जैसे कि मिटिगेशन, एडेप्टेशन एक पॉलिसी है, तो इसी का कॉम्प्लेक्स इशू है। और इन्होंने वही इशू बताया है पूरे पैसेज में, क्योंकि फंडिंग नहीं होती इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यही होता है कि अज्यूम करना, जो दिया गया है उसमें अज्यूम करना। ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं ये कि जो क्लाइमेट चेंज है इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू एंड आल्सो अ डेवलपमेंट इशू फॉर मेनी कंट्रीज़। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप मतलब एडेप्टेशन, मिटिगेशन और अदर प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो तो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगी? नहीं होगी ना बिल्कुल भी। तो अजम्पशन यही है, यही करेक्ट अजम्पशन हमारा बनता है सेकंड। और थर्ड, वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस मस्ट बी फाउंड टू एनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू इन्हांस देयर एडेप्टिव कैपेसिटी। तो ये हमारे दो अजम्पशन जो है वो बिल्कुल सही बनते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए और सी आ जाता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे बताया आपको कि किस तरह से आपको पकड़ना होता है। तो ये आपको एक दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा। और मैं अपनी बात बताती हूँ आपको कि मेरे क्वेश्चन जो होते अजम्पशन के ही क्वेश्चन गलत हुआ करते थे। एक्चुअली अगर सच बताऊँ ना, ये जब मैं पेपर दे रही थी 2018 का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, यही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। और जब अभी इतने साल बाद मैंने आज उठाया और कल उठाया था शायद, सॉल्व किया, तभी ये क्वेश्चन मेरा सही आ गया। क्यों? प्रैक्टिस और समझ होनी बहुत ज़रूरी होता है इसमें।
आपको समझ आना चाहिए कि क्या पूछा गया, अजम्पशन पूछा गया है, तो कितना लिमिटेड होता है पैसेज में, जितना दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और अजम्पशन में जो दिया गया है उसके रिलेटेड अज्यूम करना ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आपको ये लॉजिक आना चाहिए, यही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और गलत क्यों हो रहा है इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ देते हो, मेरे ख्याल से आपको टेस्ट देनी चाहिए, और जिस उसमें ना आपको अजम्पशन वाले क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन जो पीछे वो दे देते हैं उसको अच्छे से देखना है कि कैसे इन्होंने ये अजम्पशन का क्वेश्चन निकाला है, जिनके गलत होते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो, मैं पर्सनली अगर कहूँ तो आपको बिल्कुल यूपीएससी के पीवाईक्यू की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी से आपका लॉजिक डेवलप होगा। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर किसी ने एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किए होंगे तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन रिटर्न में दे दूँ आपको। हो सकता है ये अगले साल मैं दे पाऊँ, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अगर मुझे किसी और का मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, बट स्ट्रिक्टली यूपीएससी के पीवाईक्यू फॉलो करें, उसी से अपना लॉजिक भी डेवलप करें। यूपीएससी की लैंग्वेज जो है, मैं अगेन कह रही हूँ कि यूपीएससी की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो समझ में आना ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें ना लगभग 50 मिनट के अंदर सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने होते हैं। अगर उसके अंदर हम सॉल्व नहीं करते ना उस टाइम लिमिट के अंदर, तो समझो फिर हमारे क्वेश्चन बहुत सारे पीछे रह जाते हैं। ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही करना चाहिए कि नहीं 50 मिनट के अंदर मुझे मेरे सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं विथ एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, बिल्कुल जल्दी से ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हमारा पैसेज जो है यहाँ पे से 22 वाला है। Which of the following is the most crucial and logical inference that can be made from the above passage? जो कि हमें यहाँ पे मतलब इसका मतलब है सर्वाधिक निर्णायक और तार्किक निष्कर्ष, बिल्कुल लॉजिकल निष्कर्ष हमें निकालना होता है। मैंने सिंपली निष्कर्ष का यही तो आपको बताया था कि एक स्टोरी जो होती है उसका नीचे निष्कर्ष दिया जाता है। वो कैसे निकाला जाता है, पूरे सार होता है, स्टोरी का पूरा सार होता है, मतलब स्टोरी की पूरी समरी एक लाइन में उन्होंने दी होती है, उसको निष्कर्ष बोलते हैं कि मतलब सीख क्या लिया है हमने स्टोरी से, है ना। बिल्कुल इस तरह से होता है। तो वैसे ही हमें पैसेज में वही ढूंढना होता है कि पैसेज में मतलब क्या कह रहा है हमारा पैसेज, हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो हमें ऑप्शन में यहाँ पे ढूंढना होता है, वही हमारा निष्कर्ष होता है। देखो इन्होंने ऑप्शन फर्स्ट में बोला है कि रूरल पीपल आर गिविंग अप द यूज of polluting solid fuels due to their increasing awareness of health hazards। क्या पैसेज में यही कंसर्न्स मतलब यही हमारा निष्कर्ष बता रहे हैं कि रूरल वाले पीपल होते हैं उन्होंने पूरा जो वो लकड़ी और घास फूस जलाते हैं अपने मतलब उपजीविका के लिए, मतलब अपना अन्न बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं उसका पूरा उनको छोड़ दिया है और अच्छे से गैस वैस का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दे अवेयर अबाउट दैट। ये भी हमें ढूंढना है पैसेज में। ठीक है, और सेकंड बोल रहा है यहाँ पे सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज इंडोर एयर पोल्यूशन। क्या ये भी देखेंगे हमें कि सब्सिडी जो होती है उसकी बात की है या नहीं की है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, जो कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे दिए हुए वही मेन पकड़ने होते हैं हमें। सेकंड सी यहाँ पे बोल रहा है इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल गैस की जो नेचुरल गैस जो होता है उसका इंपोर्ट करना, उसको बढ़ाना, क्या इसकी बात की है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करना, इसकी भी बात की या नहीं की है। ये पैसेज में हमें पता चलेगा कि यही निष्कर्ष है या नहीं निष्कर्ष है। ठीक है, एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्री मैच्योर डेथ्स
इन पुअर हाउस होल्ड्स। देखते हैं क्या ये भी बात हुई है या नहीं हुई है। निष्कर्ष मतलब पूरे पैसेज में क्या लास्ट में समरी निकल के आती है, एक दो लाइन में क्या सीख मिलती है वो देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेज में ये कह रहे हैं, कुकिंग विथ बायोमास and coal in India is now recognized to cause major health problems with women and children in poor populations facing the greatest risk। तो ये बोल रहे हैं कि जो एक कुकिंग विद बायोमास, बायोमास का मतलब वही होता है कि वही जो लकड़ी और गोबर की जो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं मुझे हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, बट जो डंग होता है उससे वो बनाया जाता है गोल गोल, और उसको सुखाया जाता है और फिर उसका एज ए फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको बायोमास बोलते हैं। एंड कोल जो होता है, आपको कोल तो पता ही है, इन इंडिया इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू कॉज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे ये जो प्रॉब्लम्स है इन्हीं की वजह से हो रहे हैं, ऐसे रिकॉग्नाइज किया है। जो विमेंस एंड चिल्ड्रन में ये ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे इतना ही बोला है, देर आर मोर दैन 10 लाख प्रीमैच्योर डेथ्स ईच ईयर फ्रॉम हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन ड्यू टू polluting cooking fuel with another 1.5 lakh due to their contribution to general outdoor air pollution in the country। तो ये बता रहे हैं कि जो इंडोर मतलब ये जो अपना चूल्हा जो जलाते हैं लकड़ी से या वो काऊ डंग से, तो इसकी वजह से 10 लाख प्रीमैच्योर डेथ्स होती है हर साल, ये बता रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी जो आउटडोर की बात करें 1.5 लाख उनकी वजह से होती है, जो आउटडोर पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूशन उसकी वजह से 1.5 लाख डेथ होती है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। Although the fraction of the Indian population using clean cooking fuels such as LPG, natural gas and electricity is slowly rising, the number using polluting solid fuel as the primary cooking fuel has remained static for nearly 30 years at about 70 crore। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये प्राइमरी कुकिंग फ्यूल है जैसे कि लकड़ी और ये घास फूस जो होती है, इसका इस्तेमाल काफ़ी लोग अभी भी कर रहे हैं। और जो एलपीजी और नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी जो है एज अ कुकिंग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं वो बहुत स्लोली है, मतलब लोग उसको एडेप्ट बहुत स्लोली कर रहे हैं कि नहीं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि इसकी वजह से प्रीमैच्योर डेथ होती है, इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स है जो, हाँ इसकी वजह से रिस्क है इसकी, ये बोल रहे हैं कि इसकी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, यही बता रहे हैं यहाँ पे आंकड़ा दे उन्होंने पूरा यहाँ पे स्टैटिक्स दिया है 30 years एट अबाउट 70 crores, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हमें समझ में आता है कि जो इंडोर पोल्यूशन जो है उसकी वजह से 10 लाख प्रीमैच्योर डेथ्स होती है, और जो आउटडोर है उनकी वजह से 1.5 लाख डेथ होती है। तो इसी से हमें यही समझ में आता है कि जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल, एज ए ईंधन, तो उसका जो इस्तेमाल है वो प्राइमरी है, प्राइमरी फ्यूल जो होता है जैसे कि लकड़ी और इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, बल्कि एलपीजी और नेचुरल गैस के बजाय, और कोल भी यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। यही बता रहे हैं पूरे पैसेज में। तो आपको देखना है यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, देखो फर्स्ट में बोला है कि रूरल पीपल आर गिविंग अप द यूज़ ऑफ पोल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल मतलब प्राइमरी फ्यूल्स ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हजार्ड। एक तो इंक्रीजिंग ये अपने आप में एक एक्सट्रीम हो जाता है, क्योंकि इसमें तो उन्होंने बोला ही नहीं। अगर ये इंक्रीजली इनके अंदर अगर अवेयरनेस बढ़ता हेल्थ से रिलेटेड तो इतने प्रीमैच्योर डेथ नहीं होते, 10 लाख प्रीमैच्योर डेथ। तो इसकी वजह से हमारा ये तो निष्कर्ष नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, यहीं पे गलत होता है, ये अपने आप में गलत हो रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। सेकंड है सब्सिडाइजिंग, क्या इसकी बात की है? उन्होंने बोला है कि कम लोग यूज़ करते हैं एलपीजी नेचुरल गैस, क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि अजम्पशन तो नहीं है, हम इसको ग्रही धरे,
या कोई अज्यूम करे, इस तरह से अजम्पशन की तो बात की नहीं, इन्होंने लॉजिकल इन्फ्रेंस की बात की है, मतलब निष्कर्ष की बात की है। तो ये हमारे सब्सिडीज़ की बात तो कहीं पे भी नहीं हुई पूरे पैसेज में, तो ये तो हमारे यहाँ पे गलत बन जाता है। ठीक है, सी हमारा ऑप्शन देखते हैं, इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी। क्या इसकी बात हो रही है पूरे पैसेज में? इसकी बात हो रही है? नहीं, पूरे पैसेज में यही बात हो रही है कि कुकिंग के लिए जो प्राइमरी ईंधन आप यूज़ करते हो उसकी वजह से कितना पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ होती है और बाकी के अदर हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। और लोग इससे मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, एलपीजी नेचुरल गैस जो इलेक्ट्रिसिटी है कर रहे हैं, लेकिन स्लोली वो अडेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, ये बोला है। तो ये इंक्रीज़ क्यों करेंगे जब वो यूज़ ही नहीं करते हैं इस चीज़ का? तो पूरे पैसेज में यही बोला है कि यूज़ ही नहीं करते हैं, तो वो इंपोर्ट की तो बात ही नहीं होती है यहाँ पे। पूरे पैसेज में इंपोर्ट की बात की है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे तो ये गलत बन जाता है। तो देखो डी हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें ऐसे बोला है कि एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्री मैच्योर डेथ्स इन पुअर हाउस होल्ड्स। पूरा पैसेज इसीलिए लिखा है कि ताकि जो पुअर हाउस होल्ड वाले पीपल है वो इसको एक्सेस करे, जो क्लीन कुकिंग गैस है उसको एक्सेस करे, उससे प्री मैच्योर डेथ जो है वो रिड्यूस होगी। यही हमें निष्कर्ष, मतलब यही हमें सीख मिलती है पूरे पैसेज में, कि सीखना क्या है कि जो ये 10 लाख प्री मैच्योर डेथ होती है वो किस वजह से हो रही है, जो कि हम प्राइमरी जो सॉलिड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हो रही है। तो इसको क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए। किसके साथ? एलपीजी नेचुरल गैस इलेक्ट्रिसिटी, इसके साथ हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए ताकि हमारी जो प्री मैच्योर डेथ होती है वो नहीं होगी। यही सीख मिल रही है हमें पूरे पैसेज से। तो यही निष्कर्ष होता है। मैंने अपनी तरह से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर मुझे इससे भी और अच्छा समझाना आता है तो मैं समझा दूँगी। अगर आप कहते हैं कि हाँ इससे प्रॉब्लम है, उस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप बिंदास बताया करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे पढ़ने और सीखने के लिए ही है। मेरा पूरा मोटिव यही है कि मेरी खुद की प्रैक्टिस हो, आपकी भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ तो मेरी भी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और आप देखते हो तो आपकी भी कंसिस्टेंसी बनती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और गलती से भी भूलना मत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं डेली मैपिंग का एक क्वेश्चन देती हूँ, इससे आपकी मैपिंग भी कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि हम सोचते हैं ना कर लेंगे तो हम कभी नहीं करते हैं, पेपर भी हो जाता है फिर भी मैपिंग नहीं करते हैं। ऐसे होता है, एक बार मेरे साथ हुआ था। तो इसीलिए मैं डेली एक क्वेश्चन देती हूँ ताकि हम उस प्रोसेस में रहे। क्योंकि मैपिंग भी देखो डेली करना ज़रूरी होता है, एक दिन की ये चीज़ नहीं है। एक दिन से हमें याद नहीं रहता है, पूरा एक दिन पढ़ लेंगे तो हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और जो क्वेश्चन देती हूँ मैं उसको अच्छे से अपने मैप में ड्रॉ करना है, लोकेट करके देखना है, खुद से बनाइए, खुद से करिए, ताकि आराम से याद रहेगा। कैसे भी उल्टा पुल्टा सीधा कैसे भी क्वेश्चन पूछे यूपीएससी, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आगे और एक बात बताती हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, अपने वीक एरिया पे काम करिए और PYQ देखते रहिए। और अभी के टाइम पे तो देखो टेस्ट सीरीज़ तो ठीक है, बट PYQ को भूलना नहीं है, अच्छे से करना है बिल्कुल। उसके ऑप्शन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे ऑप्शन बनाए हैं, कैसे दिए हैं यूपीएससी वालों ने, पूरा डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन करना है PYQ का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।